हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं मोशन इन अ प्लेन की। इसके अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, या फिर कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट मीन्स हम यहाँ पे सीखेंगे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। तो बेसिकली कि वेक्टर को रिजॉल्व क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं ये, हम जब इसको अप्लाई करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वेक्टर को रिजॉल्व क्यों किया जाता है। तो वेक्टर को जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है और कौन सा वर्टिकल, ये हम सीखेंगे। क्लियर। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, वेक्टर आर को, और इसको रिजॉल्व करना है हमें दो कंपोनेंट में। तो जब भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हम पहले इसको क्या बनाएंगे, जो ये वेक्टर होगा इसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, या ये कह सकते हैं एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए डायग्राम। तो ये एक वेक्टर हमने यहाँ क्रिएट कर दिया और एक वेक्टर हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लोग वाला ही यूज़ कर रहे हैं, इसको रेक्टेंगल बनाएंगे। क्लियर, क्योंकि इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाता है। तो ये हो गया, इसके पैरेलल ये बेसिकली, ठीक है, और इसके पैरेलल ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया अपने पास वाई एक्सिस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये है अपने पास आर, ये मान लेते हमने, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ये एक्स एक्सिस के साथ। तो देखने में पता चल रहा है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो पहले हम इस x की वैल्यू निकालनी है। ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y, ये x है तो ये भी हो जाएगा x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम जरा। तो इस x की कैसे निकलेगी, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये सिर्फ एक ही उसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपने पास x, हाइपोटेन्यूज हो गया r। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ r cos थीटा। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लगा देते हैं यहाँ साइन थीटा, जो कि होता है p बाय h, इट मीन्स y बाय r। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा r साइन थीटा, ये आ गया y और ये आ गया x। ये होता है हमारा वर्टिकल। तो क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो r cos थीटा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमेशा r sin थीटा होगा। इट मींस y की वैल्यू हमेशा क्या r sin थीटा आएगी और x की वैल्यू r cos थीटा। नहीं, ये वैल्यू चेंज होती है। कैसे, तो देखिए अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ। ये ले लिया, ये था सेम डायग्राम अपने पास। चलिए, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस। अभी मैंने एंगल यहाँ नहीं था, अगर मैं एंगल ये ले लूँ तो यहाँ से अगर cos देखा जाए तो cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच। तो बेस हो गया इस बार हमारा y, ये हो गया r। तो y इक्वल्स टू हो गया r cos थीटा। क्लियर। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया आर साइन थीटा।
यहाँ पे x आया था r cos थीटा, इस केस पे x आया r sin थीटा। इट मीन्स जैसे ही हम एंगल चेंज करेंगे हमारा कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। और एक बात क्लियर देखिए, यहाँ भी थीटा था तो ये y cos थीटा की टर्म आया, यहाँ थीटा था तो ये x cos थीटा। इट मीन्स एंगल के साथ वाला cos थीटा का कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर, हमेशा उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, sin थीटा का कंपोनेंट। तो ये बेसिक सा रूल अपने को याद रखना, जहाँ एंगल दिखेगा एंगल के साथ वाला आपका cos थीटा का कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा sin थीटा का कंपोनेंट। क्लियर? अब जो हमने ये निकाला है क्या ये सही है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हम इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। तो वेरीफाई कैसे करेंगे बेसिकली, तो देखिए ये आया था अपने पास x इक्वल्स टू आया था r cos थीटा और ये y इक्वल्स टू आया था r sin थीटा। ये दो वेक्टर हैं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारा होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमारा वो इक्वल्स टू होता है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, लगा दिया। अब यहाँ इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ रही है r cos थीटा का स्क्वायर और r sin थीटा का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और रूट r स्क्वायर कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो रूट में आ गया हमारे पास r स्क्वायर किसका रूट बाहर निकाल के, तो रिजल्टेंट यानी हमारी प्रोसेस तो ठीक है। तो हमने इसको क्रॉस चेक भी करके देख लिया, रिजल्टेंट r के बराबर आ रहा है। क्लियर? तो रिजॉल्व करना आ गया हमें। ये तो हो गया जब हमारा 2D होता है, राइट। अब हमारे पास कभी कभी क्या होता है 3D में भी आता है बेसिकली, ये जनरली जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3D के लिए हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं अब। तो अब हमें 3D में रिजॉल्व करना है, और 3D में रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल होता है कोई क्यूबॉइड या क्यूब, तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं क्योंकि वो एक 3D ऑब्जेक्ट है और एक्सिस उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हम एक पहले क्यूब ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक क्यूब। अब इस क्यूब पे बनाएंगे हम अपने वेक्टर्स। क्लियर? तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हमारा एक वेक्टर है बेसिकली, मेन वेक्टर जो है अपना ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये पॉइंट ओ हो गया, ये हमने मान लिया आर। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ए एक्स। क्लियर? और ये हो गया हमारा ये वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है और ये जा रहा है एक्स, और इस एक्सिस को हमने मान लिया जेड। क्लियर? ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया और ये हो गया ए जेड। क्लियर? चलिए इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको P बोल दिया हमने, मान लेते हैं इसको S दे दिया, इसको T पॉइंट दे दिया। अब एक वेक्टर ये रहा, अब ट्रायंगल हो गया अकॉर्डिंग देखिए, और एक वेक्टर ये हो गया अपने पास, बेसिकली ये जा रहा है इसके पर पैरेलल है तो ये y वाला हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर हमने ये ले लिया, तो ये हो गया एक। अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, अगर इसको देखें ध्यान से, इसके हेड से इसका टेल निकल रहा है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया अपना, ये हमने करा था इसके हेड से इसका टेल। तो पहले अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें, हमारे पास ट्रायंगल है ORT, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा OR वेक्टर इक्वल्स टू होगा ये OT वेक्टर, ये अपना OT है, प्लस TR वेक्टर, राइट, या RT वेक्टर भी कह सकते हैं, इक्वेशन दे दी इसको फर्स्ट।
अब ध्यान से जरा एक बार इसको देखिए, ये वाला जो रेक्टेंगल आ रहा है अपने पास OSTP, ले लिया ये वाला रेक्टेंगल। अब ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, क्लियर। तो ये इसके देखिए डायगोनल पे आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी जो OT वेक्टर है वो बराबर हो गया अपना OS वेक्टर प्लस OP वेक्टर, राइट। अब इसकी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पुट करूँ फर्स्ट वाले में, तो क्या बन रहा है, OT की जगह OS प्लस OP प्लस TR, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे OS की वैल्यू क्या है AZ, OP की AX, TR की इसके पैरेलल है तो AY, तो AZ प्लस AX प्लस AY, और ये क्या हो गया अपना A। सीक्वेंस अरेंज करेंगे तो वेक्टर A बराबर AX प्लस AY प्लस AZ, ये बन गई एक इक्वेशन। इसको बोल सकते हैं हम, इस इक्वेशन को दे दिया हमने नाम इक्वेशन 2, क्लियर। यहाँ से हमारा क्या बन गया, इसकी हेल्प से हमारा बस एक वेक्टर बन गया यहाँ पे, क्लियर। चलिए ये हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है अपने पास या ये इक्वेशन है, इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो अपने पास क्या होगा, देखिए जरा, अगर इसको स्क्वायर करेंगे यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर दें, अपने पास इसका स्क्वायर आ गया A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ से आया था। मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन आ गया 3 कंपोनेंट का, जो कि हम वेक्टर में जनरली पढ़ते हैं। इसमें एक x कंपोनेंट होता है, y होता है, z। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तीनों का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, उस पर रूट लगा देते हैं, तो हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाता है, क्लियर। अब हमें एक और इसमें रिलेशन बनाना है बेसिकली। अब यहाँ से अगर देखा जाए, अब ले लेते हैं एंगल, मान लेते हैं इन दो के बीच का एंगल है अल्फा, रिजल्टेंट का x एक्सिस के साथ, रिजल्टेंट का y एक्सिस के साथ है बीटा, रिजल्टेंट का z एक्सिस के साथ मैंने ले लिया गामा। तो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा, जैसे हमने पीछे निकाले थे, ये रहा जो x एक्सिस का लॉन्ग आ रहा था, कॉस का कंपोनेंट आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली इसी की हेल्प से हम सारे क्या करें, वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, AX आएगा A कॉस अल्फा, ऐसे AY आ जाएगा A कॉस बीटा, और AZ भी आ जाएगा A कॉस गामा। अब हमारे पास वहाँ पे एक क्वेश्चन बनी थी पीछे अभी, जिस हमने बनाई है कि A इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, राइट। ये आ जाएगा A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आएगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ ऑलरेडी A स्क्वायर था, A स्क्वायर से A स्क्वायर का था, यहाँ बच गया 1। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह में कई बार अप्लाई हो जाता है, तो हमने रिलेशन यहाँ पे बना लिया, राइट। तो एक बार पीछे वाले पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ फिर इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ना ये जो कंपोनेंट है ये रिजॉल्व क्यों हुआ अब आपको समझ में आएगा। बेसिकली हम छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्लियर।
इंक्लाइन प्लेन है ये, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m और वेट है mg। क्लियर। अब इस पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं यहाँ कोई फोर्स लग रही है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये r हो गया है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, सरफेस के नॉर्मली एक्ट होने वाली फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है। इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के अंदर। क्लियर। तो हमें ना mg को रिजॉल्व करना है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मैं इसको एक एंगल की हेल्प से रिजॉल्व करता हूँ यहाँ पर साइड में। तो ये ले लिया, मान लीजिए ये एंगल 30 है अपने पास, यहाँ वेट था, तो ये है mg। ये कितना हो गया 90, ये 90 है 30, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो गया 60। क्लियर, ये हो गया 60। अब रिजॉल्व करने का बेसिक रूल क्या है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं तब जब रिजॉल्व करते हैं तो इसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में ले लेते हैं। इट मीन्स ये जो एंगल है ये है 90, ये पूरा एंगल अगर 90 है और उस 90 का ये 60 है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 30। क्लियर। अगर ये 30 है तो एंगल के साथ वाला ये भी 30 है, ये भी 30 आ गया, तो एंगल के साथ वाला क्या होता है mg cos 30, और इसका जस्ट जो परपेंडिकुलर होगा mg sin 30। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा थीटा। तो जैसे यहाँ 30 था तो ये भी 30 आया था, तो ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, तो ये बन गया mg cos थीटा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये बन गया mg sin थीटा। अब इसकी हेल्प से देखिए हमारे पास जो r है वो बैलेंस कर रहा है इसको, और f जो बैलेंस कर रहा है वो बैलेंस कर रहा है। तो इसके हेल्प से जो भी हमें वैल्यूज दे रखी होंगी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, f कैलकुलेट कर सकते हैं, r कैलकुलेट कर सकते हैं, या एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसी सिचुएशन हमें दे रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस कर लेंगे। देखिए एक और ऐसी मैं केस लेता हूँ कि मान लेते हैं दो पोल है अपने पास, इन पोल के बीच में एक रस्सी को बांधा हुआ है किसी वेट से, एक रस्सी है अपने पास बेसिकली, और इस पर एक वेट लगा दिया है यहाँ W। क्लियर। और ये रस्सी जो है ये एंगल क्रिएट कर रही है यहाँ पे, ये बना रही है θ1, यहाँ बना रहा है θ2। अब देखिए ये रस्सी है तो इसमें एक टेंशन लगती है, इसके बारे में उसमें ज़्यादा टेंशन लग रही है यहाँ T1, और यहाँ टेंशन लग रही है T2। तो टेंशन बेसिकली रस्सी में लगने वाली फोर्स को कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है जहाँ भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कनेक्शन होता है उससे ये अवे की दूर की तरफ डायरेक्शन में लगता है, अवे डायरेक्शन में। तो इससे अवे डायरेक्शन हो गई ये, इससे ये। अब हमें इस टेंशन को रिजॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस बना देंगे यहाँ, सेम इसका भी ये बना दिया परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये थीटा है तो ध्यान से देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या आ गया θ1, और सेम ये आ गया θ2। अब इसकी तरह रिजॉल्व करते हैं। देखिए एंगल के साथ वाला इसके परपेंडिकुलर, क्लियर। इधर एंगल के साथ वाला इसका परपेंडिकुलर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये दो इक्वेशन आपस में बैलेंस कर रही है, जैसे T1 cos θ1 इक्वल्स टू T2 cos θ2। अब इससे T1 या T2 हम निकाल सकते हैं, ऐसे T1 इक्वल्स टू T2 cos θ2 अपॉन में cos θ1। उसमें अगर एंगल गिवन होगा तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। और सेम देखिए यहाँ पे अकेला जो W है वो बैलेंस कर रहा है इन दोनों को, तो ये हो गया T1 cos θ1 प्लस T2, सॉरी ये तो साइन का कंपोनेंट हो गया ना, ये हो गया साइन का कंपोनेंट, ये हो गया T2 साइन θ2, ये हो गया T1 साइन, ये कॉस हो गया तो उसके परपेंडिकुलर अपना साइन हो गया, तो ये हो गया T1 साइन θ1 प्लस T2 साइन θ2 सॉरी। तो ऐसे हम
अगर वेट की वैल्यू दे रखी होगी तो यहाँ से एक T1 निकलेगा, उसको वहाँ पुट करेंगे तो अपने आप हमारे पास T2 भी निकल जाएगा। ये हो गया एक केस। अब एक केस देखो, मैं एक ले रहा हूँ पेंडुलम का। अब पेंडुलम देखिए, ये होता है पेंडुलम, ठीक है। ये हो गया बॉब, इसका मास m है। ये या तो इस पोजीशन में ऐसे जाता है या ऐसे, ये ऑसिलेट करता रहता है। तो ऑसिलेट कर रहा है तो ये एंगल बना रहा है थीटा, और इसके अंदर टेंशन आ रही है T। क्लियर। अब मास की वजह से इसका वेट होगा डाउनवर्ड एक्ट। क्लियर। अब टेंशन को अगर रिजोल्व करेंगे तो एक ये और एक ये। अब देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो गया थीटा, तो ये हो गया T cos थीटा एंगल के साथ वाला, उसके परपेंडिकुलर T sin थीटा। अगर इसमें फोर्स लग रही है तो T cos थीटा बैलेंस कर रहा है यहाँ mg को, और T sin थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, और T sin थीटा बैलेंस कर रहा है फोर्स को। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी को भी। एक दो केसेस और ले लेते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और केस कर लेते हैं इसमें। इसमें हम केस जो करेंगे वो करेंगे एक रोलर का। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो सर्कल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो दो केसेस ले रहा हूँ मैं इसमें। एक जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही होगी, पुल और पुश के केस ले रहे हैं हम इसमें, और एक केस ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, पुश का। एक ले लिया हमने पुल का। पुल के केस में देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया इसका वेट एंगल। अगर ये थीटा बना रहा है तो ये हो गया F cos थीटा, और ये हो गया F sin थीटा। इस केस में फोर्स ऐसे लग रही है तो लाइन ऑफ एक्शन इसकी देखेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एक्सिस, तो यहाँ फोर्स लग रहा है, ये हो गया F cos थीटा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो गया F sin थीटा, और यहाँ ऑलरेडी वेट था अपना। क्लियर। तो ये देखिए अब फोर्स इसमें या तो हम कर रहे हैं इसको पुश या कर रहे हैं पुल, लेकिन जो मूवमेंट इसके अंदर हो रही है वो हो रही है हॉरिजॉन्टली। क्लियर। तो ऐसे ही केसेस के लिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा है। इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए इससे पता चला कि फोर्स का जो एप्लीकेशन हम ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन इफेक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर कर लेंगे। अगर फोर्स हम जैसे लगा रहे हैं इंक्लाइन पे और उसका इफेक्ट अगर हमें वर्टिकली दिखता है तो हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इन सब सिचुएशन को इजी करने के लिए बेसिकली हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।